नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में दो ही शाही खानदान ऐसे गुजरे हैं जिनके अरूजो जवाल की दास्तान जानकर कोई खाक कितना ही पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। जिनमें से एक खिलाफत बनु अब्बास के ताजदारों का खानदान है, जिनके अरूजो जवाल में कई अब्बासी खुलफा को अपनी बीनाई से महरूम होकर बगदाद की जामे मस्जिद में भीख मांगते हुए भी देखा गया। जबकि दूसरा हिंदुस्तान का वो खानदान है जिसके एक दाना फर्द ने 1526 में सल्तनत मुगलिया की बुनियाद रखी और जिसकी अजमत और शोहरत के चर्चे उसकी सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया तक फैले हुए थे। इस खानदान के कलमरो में ना सिर्फ आज का पाकिस्तान बल्कि पूरा भारत, बांग्लादेश और बर्मा के भी कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन जब मुगलों ने भी तलवार रखकर महज ताजे शाही को अपना जेवर बनाते हुए जुल्म और अयाशी को अपना शार बनाया, तो दस्ते फितरत इस तरह हरकत में आया कि आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर को अपनी जिंदगी में ही ये कहना पड़ा कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में, और उसे इंतहाई तकलीफ दे और जिल्लत आमेज मौत के बाद हिंदुस्तान से कहीं दूर रंगून के वीरानों में दफन होना पड़ा। इसी बदकिस्मत खानदान के आखिरी चश्मो चराग, जिसकी हुकूमत अगरचे अब सिर्फ लाल किले दिल्ली तक थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने खानदानी वकार के पसे मंजर को देखते हुए अपने नाम के साथ शहनशाह हिंदुस्तान ही लिखा करता था, कि जिंदगी के आखिरी आयाम को अपना मौजूए सुखन बनाया है। और फितरत ने ना सिर्फ मुगलों बल्कि अहले हिंदुस्तान के गुनाहों की उन्हें किस तरह सजा दी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जब मुसलमानों और अहले हिंदुस्तान को जंगे आजादी लड़ना पड़ी और उन्होंने अपनी कमान बुजुर्ग मुगल बादशाह को देने का फैसला किया, तो वो नहीं जानते थे कि इस खस्ता मकान में अब इतनी ताकत नहीं कि वो कौमों के वकार का बोझ सहार सके। जबकि उमर रसीदा बादशाह के पास ना ही तो अस्करी वसाइल थे और ना ही उसकी माली हालत इस बात की इजाजत देती थी कि वो अंग्रेजों के सामने खड़ा होने की जसारत कर सके। लेकिन ये हालात का तकाजा था कि इस जंग की कयादत उस बादशाह के सपुर्द कर दी गई, जिसके पास फौज को तनख्वाह देने के लिए सिवाय खाली खजाने के और कुछ भी न था। लेकिन इसके बावजूद ये जंग अंग्रेजों के लिए इस कदर खौफनाक थी कि एक बरतानवी जर्नैल के मुताबिक अगर उनके पास तारे बरकी की सहूलत ना होती तो यही हिंदुस्तान उन चंद हजार अंग्रेजों की कत्लगाह बन जाता जो बजाहिर यहां तिजारत की गरज से आए थे। नाज़रीन मोहतरम, ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि अहले हिंद की बदबख्ती थी कि जंगे आजादी में नाकामी के बाद उन्हें मजीद 90 साल तक बाकायदा अंग्रेज की गुलामी में रहना पड़ा। जबकि आखिरी मुगल बादशाह के अलावा वो शहजादियां जिनको बराह रास्त कभी चश्मे शमस ने भी ना देखा था को नंगे पांव कैदी बना लिया गया, और फिर कुछ ही अरसे बाद यह फैसला कर लिया गया कि बहादुर शाह जफर पर मुकदमा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि रंगून में चलाया जाएगा। ये 17 अक्टूबर 1858 का दिन था जब यह शाही काफिला कैदियों की सूरत 35 मर्दों खवातीन के साथ एक बहरी जहाज में रंगून की बंदरगाह पर पहुंचा, जिसको वसूल करने के लिए एक अंग्रेज कैप्टन नेल्सन डेविस मौजूद था। उसने बादशाह और उसके अहले खाना की वसूली लिख कर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के बादशाह और उसके अहले खाना को लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गया। और अब उसके लिए मसला यह दरपेश था कि बहादुर शाह जफर अगरचे एक कैदी था, लेकिन उसके नाम के साथ बहरहाल शाह हिंदुस्तान का लक़ब भी था, और ऐसे शख्स को किसी आम जेल में डालना भी बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ था। उसने इस मामले का एक दिलचस्प हल निकालते हुए उस बूढ़े और बीमार बादशाह को, जो कि आले तैमूर की आखिरी निशानी थी, के लिए अपने घर के गैराज को जेल की कोठरी का दर्जा देते हुए उसे वहां पर कैद कर दिया। और फिर वो 7 नवंबर 1862 तक 4 साल उसी गैराज का कैदी रहा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था जब उस बूढ़े बादशाह की खादमा ने नेल्सन की आरामगाह का दरवाजा खटखटाया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जिस पर नेल्सन ने फौरी तौर पर संभलते हुए हालात को समझने की कोशिश की। और जब वो इस गैरेज के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने वो दर्दनाक मंजर देखा जिसके चश्मदीद गवाह ने उसे कुछ इस तरह से रकम किया है
कि उसने देखा कि बादशाह की आखिरी आरामगाह में बदबू और मौत का सकूत था, जबकि अर्दली एक लैंप उठाए बादशाह के बिस्तरे मर्ग के सिरहाने खड़ा था। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर और आधा फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका नंगा सर अगरचे तकिए पर था, लेकिन उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। बादशाह की गर्दन की रगें फूली हुई थीं, जबकि उसके मुंह पर मक्खियां भुनभुना रही थीं। इस मंजर के बारे में खुद नेल्सन कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में हजारों चेहरे देखे हैं, लेकिन किसी भी चेहरे पर इस कदर बेचारगी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नजर नहीं आता था, बल्कि उसको देखकर यह गुमान होता था कि शायद बिस्तरे मर्ग पर उसकी जगह किसी भिखारी की लाश पड़ी हो और उसके चेहरे पर एक आजाद सांस की इल्तिजा वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। नाज़रीन ग्रामी, कैप्टन नेल्सन ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी के काफिले को उन बूढ़ी रगों के जंगल से गुजरे काफी देर हो चुकी है। उस वक्त रंगून के बादशाह के सिर्फ 2 ही लवाहिकीन थे, एक शहजादा जवां बख्त और दूसरा हाफिज मोहम्मद इब्राहिम देहलवी। दोनों को बुलाया गया, जिन्होंने आकर इस हसरत ज़दा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज़े जनाजा अदा की गई। और अब इसकी तदफीन का मरहला दरपेश था। पूरे रंगून में हिंदुस्तान के आखिरी ताजदार के लिए 2 गज जमीन भी मुयस्सर ना थी। बिलाखिर एक सरकारी अहाते में कब्र खोदकर बहादुर शाह जफर को दफन कर दिया गया। जब बादशाह की तुरबत पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था तो हाफिज इब्राहिम देहलवी के जहन में 30 सितंबर 1937 के वो मनाजिर घूमने लगे जब इस 62 साला बुजुर्ग के सर पर ताज शाही रखा जा रहा था और दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान भर से लोग इस खुशनसीब को देखने के लिए आ रहे थे और बादशाह एक लिबास फाखरा में उन सब के सामने मौजूद था। लेकिन आज इसकी कब्र के सिरहाने खड़े होकर तिलावत कुरान मजीद के लिए एक खुशुलहान कारी तक मुयस्सर ना था। हाफिज इब्राहिम की आंखों से आंसू रवां थे। उन्होंने अपने जूते उतारे और कब्र की पायंती की जानिब खड़े होकर सूरह तौबा की आयात तिलावत की। खुदा जाने ये तिलावत कलाम मजीद का एजाज था, हाफिज इब्राहिम के गले का सोज था, या बहादुर शाह जफर की गरीबुल वतनी में होने वाली उस बेबसी की मौत का असर कि ये मनाजिर देखकर अंग्रेज कैप्टन नेल्सन की आंखों से भी आंसू निकल आए। उसने हाथ उठाया और उस गरीबुल वतन बादशाह की कब्र को आखिरी सलूट पेश किया, जिसके साथ साथ खानदान मुगलिया का सूरज भी हमेशा हमेशा के लिए सर्द हो गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर कभी आपको रंगून जाने का इत्तेफाक हो तो आज भी आपको वहां पर ड्रैगन हाउस शिप की बदबूदार झुग्गियों में बहादुर शाह जफर की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले खानदान मिल जाएंगे। ये उस आखिरी मुगल बादशाह की औलाद है जो सरकारी वजीफे पर पल रही है। ये कच्ची जमीन पर सोती, भीख मांग कर खाती है और एक हकारत आमेज जिंदगी बसर कर रही है। ये लोग इसके बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहकर अहले रंगून को अपनी अजमत रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं, जिनको सुनकर लोग कहकहा लगाकर अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये लोग शहर की तरफ निकलते हैं तो उनके चेहरों पर यह साफ लिखा होता है कि वो हुक्मरान जो अपनी सल्तनत और अपनी रियाया की हिफाजत नहीं कर सकते, उनकी नस्लें इस तरह बदतरीन गुलामी का शिकार होकर जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे हुक्मरानों ने कभी भी तारीख से सबक हासिल करने पर रजामंदी का इजहार नहीं किया और ये खुद को आज भी उसी बहादुर शाह जफर की तरह समझते हैं और इस हकीकत से नाआशना है कि वक्त जब भी किसी से इंतकाम लेने की ठान लेता है तो फिर उसको बचाने के लिए दुनिया की कोई ताकत सामने नहीं आती और शाह ईरान या सद्दाम हुसैन की तरह वो भी एक निशाने इबरत बनकर रह जाते हैं।